हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी सार संग्रह बुक को, जो कि महेश कुमार बड़वाल द्वारा लिखी गई है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी का पार्ट नंबर 2। इससे पहले इस पर एक पार्ट बना दिया है, उसे आप देख सकते हैं। आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी का या यूपीएसआई, लेखपाल किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और फास्टेस्ट रिवीजन करना चाह रहे हैं तो इस बुक से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आप इन्हें कर लेते हैं तो उम्मीद करता हूँ आपको अपने एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं मुद्रास्फीति के बारे में, यानी कि इन्फ्लेशन के बारे में। तो वो स्थिति जब निश्चित समय अवधि में अधिकांश वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों में समान स्तर से अधिक वृद्धि होने लगती है, उसे हम क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति। आपको ध्यान रखना है, अगर एक निश्चित समय में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में क्या होती है? वृद्धि होती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। इसमें वस्तुओं की मांग बढ़ने लगती है और वस्तु की आपूर्ति यानी कि जो उसका उत्पादन है कम होता है, और इससे क्या होता है? वस्तु की कीमत बढ़ने लगती है। इसी को हम क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति की दर की माप किस आधार पर की जाती है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक तथा श्रमिकों के जीवन निर्वाह सूचकांक के आधार पर। तो आपको ध्यान रखना है, हम मुद्रास्फीति को कैसे कैसे मेजर करते हैं भारत के अंदर, तो ये आपको बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक कौन जारी करता है? यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स कौन करता है? श्रम ब्यूरो। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स का आधार वर्ष क्या है? तो वर्ष क्या है? 2011-12। ध्यान रखना है, ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति के कारण अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन आते हैं? तो वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है तथा मुद्रा के मूल्य में क्या होती है? कमी होती है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा फिलिप्स कर्व यानी फिलिप्स वक्र क्या दर्शाता है? तो मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी दर के मध्य संबंध को। आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला है, अप्रैल 2014 से पहले थोक मूल्य सूचकांक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय मौद्रिक नीतियों का निर्धारण मानक था। उर्जित पटेल समिति की सिफारिशों के पश्चात इसे बदलकर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई कर दिया गया है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक सरकार को किस माध्यम से उधार देती है? तो संबंधित तरलता अनुपात। आपको ध्यान रखना है, इसी को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? एसएलआर। तो आप इससे ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश किसका है? तो किसका है? सावधि जमाएं यानी फिक्स डिपॉजिट का। आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको प्रमुख समूह दिए गए हैं और उन वस्तुओं की संख्या दी गई है और भारांश दिया गया है। तो प्राथमिक वस्तुएं 2004। इस टेबल को दोस्तों आप खुद देख सकते हैं, इसमें बताने लायक कुछ नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं हेलीकॉप्टर मुद्रा। तो ये कटा हुआ है। नेक्स्ट हम चल आगे देखते हैं। अगला दिया गया है, वो स्थिति जब मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन एवं मुद्रा संकुचन या डिफ्लेशन की अवस्था साथ साथ उपस्थित हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं स्कूफ्लेशन। आपको इसको ध्यान रखना है, क्या कहते हैं? स्कूफ्लेशन। नेक्स्ट हमारा मुद्रास्फीति व मंदी रिसेशन के एक साथ उपस्थिति क्या दर्शाती है? तो क्या दर्शाती है? गतिहीन स्फीति यानी स्टेजफ्लेशन को। अगला क्वेश्चन है, ऋण की सीमाओं में परिवर्तन करना शाख नियंत्रण की किस रीति का प्रयोग संभव है? तो किसका संभव है? गुणात्मक शाख नियंत्रण यानी क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल का। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा अब स्फीति यानी कि डिफ्लेशन के कारण बाजार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वस्तुओं एवं सेवाओं की समान कीमत स्तर पर सतत गिरावट आती है। आप ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है, भारत सरकार द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। इस लक्ष्य के तहत 5 अगस्त 2016 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए 4% उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निर्धारित किया गया है, जिसमें ±2% का अर्थात अधिकतम 6% और न्यूनतम 2% का चढ़ाव उतार हो सकता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा स्थायी मुद्रास्फीति यानी कोर इन्फ्लेशन की गणना में शामिल नहीं किया जा सकता। किसे नहीं किया जा सकता? खाद्य पदार्थ तथा ईंधन घटकों को। नेक्स्ट हमारा मौद्रिक नीतियों की समीक्षा कितने अंतराल पर की जाती है? तो प्रत्येक 2 माह के अंतराल पर की जाती है। ध्यान रखना आपको। अगला है हमारा नकद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो और खुला बाजार कार्रवाई यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन साधन है किसके? मौद्रिक नीति के। ये भी आप ध्यान रखेंगे। मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण भारत में किसके द्वारा किया जाता है? तो आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। अगला है हमारा रेपो दर
रेपो रेट का नियमन कौन करता है? तो आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों का कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? नकद आरक्षित अनुपात यानी कि CRR, कैश रिजर्व रेशियो। नेक्स्ट हमारा, जब भारतीय रिजर्व बैंक नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका क्या तात्पर्य है? तो वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए मुद्रा की कमी होगी। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं राज्य भविष्य निधि। क्या दिया गया है आपको? राज्य भविष्य निधि यानी कि स्टेट प्रोविडेंट फंड के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा किस कोष में जमा किया जाता है? तो सार्वजनिक लेखा निधि में। आप ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपके सामने, भारत में मुद्रास्फीति की मापन को सबसे लोकप्रिय माप क्या है? तो क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि CPI। अगला पॉइंट है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग की अपेक्षा आपूर्ति अधिक हो जाए तो इनकी कीमतों में गिरावट आती है, जिसे मुद्रा संकुचन या डिफ्लेशन कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेशन ट्विस्ट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो रिजर्व बैंक के द्वारा। आप ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक किसानों एवं ग्राहकों को जिस दर पर ऋण देता है उसे कहा जाता है? तो क्या कहते हैं उसे? बेस रेट या आधार दर। अगला है हमारा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना किस आधार पर की जाती है? तो वस्तुओं एवं सेवाओं दोनों की कीमतों के आधार पर। नेक्स्ट हमें दिया गया है, भारत में कर्मचारियों की महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार क्या है? तो क्या है? उपभोक्ता कीमत सूचकांक यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपको दिया गया है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा संकलित किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा यानी CSO के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस समिति की अनुशंसा पर थोक मूल्य सूचकांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स का आधार वर्ष 2004-05 से बदलकर 2011-12 किया गया है? तो सौमित चौधरी समिति की अनुशंसा पर। आप ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वस्तुओं की थोक कीमत सूचकांक श्रेणी को संशोधित करने हेतु कार्यकारी समूह का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया? अभिजीत सेन को। नेक्स्ट हम देखते हैं, विदेशी वाणिज्यिक उधारी यानी एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग यानी ECB को कौन विनिमय करता है? कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, RBI। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का परिणाम क्या होता है? तो क्या होता है? बाजार की तरलता बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक के आधार पर बेस रेट आधारित ऋण प्रणाली को समाप्त कर वर्ष 2016 में सीमांत निधि लागत आधारित ऋण यानी MCLR को लागू किया गया था। तो इससे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों यानी कॉमर्शियल बैंक की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग कहलाता है? तो क्या कहलाता है? नकद आरक्षित अनुपात यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देते हैं क्या कहलाती है? तो उसे हम क्या कहते हैं? रिजर्व रेपो रेट। तो आपको ध्यान रखना है। अगला है, बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संवादिक तरलता अनुपात यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR। आप इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, वित्त क्षेत्रक सुधार पर नरसिम्हन समिति ने क्या सुझाव दिया था? तो संवैधानिक तरलता अनुपात यानी SLR तथा नकद आरक्षित अनुपात को कम करने का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से क्या प्रभाव पड़ता है? तो मौद्रिक तरलता में क्या आती? कमी आती है। ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट हमारा, मौद्रिक नीति समिति यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है? RBI का गवर्नर। इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा, मौद्रिक नीति समिति MFC को के 6 सदस्यों में से 3 सदस्य RBI के प्रतिनिधि होते हैं तथा अन्य 3 सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। अगला है, वो ऋण जिसकी ब्याज की दर परिवर्तनशील यानी वेरिएबल होती है उन्हें कहते हैं? तो उन्हें हम क्या कहते हैं? फ्लोटिंग दर ऋण यानी फ्लोटिंग रेट लोन्स। नेक्स्ट आपको मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन के प्रभाव दिए गए हैं यानी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के आपको प्रभाव दिए गए हैं, आपको बताना है। तो उत्पादक में क्या होता है? मुद्रास्फीति की कंडीशन में लाभ होता है और मुद्रा संकुचन में क्या होता है? हानि होती है। उपभोक्ता पर क्या होता है? हानि होती है मुद्रास्फीति में और मुद्रा संकुचन पर लाभ होता है। ऋणी को लाभ होता है मुद्रास्फीति में और मुद्रा संकुचन में हानि होती है। ऋणदाता को मुद्रास्फीति में हानि होती है और मुद्रा संकुचन में लाभ होता है। निर्यात में कमी आती है मुद्रास्फीति में और मुद्रा संकुचन में क्या होता है? वृद्धि होती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपको दिया गया आयात। तो आयात में वृद्धि होती है मुद्रास्फीति में और
इसमें क्या होती है, कमी आती है। नेक्स्ट हमारा सार्वजनिक बचत में, तो मुद्रास्फीति में कमी आती है और उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। अगला है सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है मुद्रास्फीति में, और इसमें क्या होता है, कमी आती है। अगला है स्थिर आय समूह, तो मुद्रास्फीति में हानि होती है और इसमें क्या होता है, लाभ होता है। अगला है परिवर्तनशील आय समूह, तो इसमें लाभ होगा, दूसरे में क्या होगा, हानि होगी। अगला है व्यापारी वर्ग में को लाभ होगा मुद्रास्फीति में और इसमें क्या होगा, हानि होगी। नेक्स्ट हमारा पेंशन भोगी वर्ग में, तो पेंशन भोगी वर्ग में मुद्रास्फीति में लाभ होगा और मुद्रा संकुचन में क्या होगा, मुद्रास्फीति में हानि होगी और मुद्रा संकुचन में क्या होगा, लाभ होगा। तो आपको ये सब ध्यान रखना है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है ऐसी संस्थागत व्यवस्था जिसमें क्रेता और विक्रेता नियमित रूप से वित्त का विनिमय यानी एक्सचेंज ऑफ फाइनेंस करते हैं, वित्तीय बाजार यानी कि फाइनेंशियल मार्केट कहलाती है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके अंतर्गत मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार, वायदा बाजार, विदेशी विनिमय बाजार इत्यादि आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो अगला क्वेश्चन दिया गया, मुद्रा बाजार के लिए जाने वाले ऋणों को परिपक्वता अवधि कितनी होती है, तो अल्पकालिक यानी 1 वर्ष से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व में कॉल मनी मार्केट का सबसे बड़ा केंद्र किस बाजार को माना जाता है, तो लंदन मिनी मार्केट को। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक प्रतिभूतियों के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है, तो शेयर और डिबेंचर को। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस एक्सचेंज ने विदेशी मुद्रा का वायदा कारोबार शुरू किया, तो राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज ने कब किया, वर्ष 2008 में। नेक्स्ट है हमारा, पूंजी बाजार से प्राप्त ऋण कितनी अवधि के होते हैं, तो दीर्घकालिक यानी 1 वर्ष से अधिक वाले हमारे क्या कहते हैं, दीर्घकालिक। अगला है, वे प्रतिभूतियां जिनकी परिपक्वता अवधि 365 दिन से अधिक हो क्या कहलाती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, बॉन्ड। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव आईपीओ के माध्यम से विश्व में सार्वजनिक पूंजी जुटाने वाली कंपनी कौन सी है, तो कौन सी है, सऊदी अरामको। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा, बुलिश और बेरिश अवधारणा किससे संबंधित है, तो शेयर बाजार से। ध्यान रखेंगे आप। अगला है, एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज विश्व का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज था जिसकी स्थापना 1602 ईस्वी में हॉलैंड यानी वर्तमान में क्या आई है, नीदरलैंड में की गई थी। ध्यान रखेंगे इसको भी आप। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुपर बाजार से क्या तात्पर्य है, तो क्या तात्पर्य है, खुदरा विक्रय संगठन को हम क्या कहते हैं, सुपर मार्केट या सुपर बाजार। अगला है, मानव पूंजी यानी ह्यूमन कैपिटल में बढ़ता हुआ विनिमय क्या अग्रसित करता है, तो कुशलता के विकास में। नेक्स्ट हमारा, गिल्ट इज्ड बाजार किससे संबंधित है, तो सरकारी प्रतिभूतियों बाजार से। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में औद्योगिक वित्त निगम यानी इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन किस रूप में कार्य करता है, तो किस में करता है, विकास बैंक यानी कि डेवलपमेंट बैंक में। ध्यान रखेंगे इसको भी। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाजार अर्थव्यवस्था यानी मार्केट इकोनॉमी का प्रबल समर्थन किसने किया था, तो एडम स्मिथ व रिकार्डो के जे गिलबर्ट ने। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बाजार एवं आर्थिक विकृति है ये किस और रुझान उत्पन्न करती है, तो उपभोक्तावाद यानी कि कंजम्पशन की ओर। कोई बाजार क्रेता बाजार बायर्स मार्केट कब कहलाता है, जब मांग से पूर्ति अधिक होती है, यानी उसकी मांग कब होती है और उसकी पूर्ति अधिक होती है, यानी उसका उत्पादन क्या होता है, अधिक होता है। तो ऐसे बाजार को हम क्या कहते हैं, बायर मार्केट या क्रेता बाजार। नेक्स्ट आपको दिया गया है, किस अर्थव्यवस्था में यदि बाजार की दर घटाया जाता है तो इसका क्या प्रभाव होगा किसी अर्थव्यवस्था में, तो अर्थव्यवस्था में निवेश का क्या होगा, व्यय को बढ़ाएगा। नेक्स्ट हमारा, कंपनी के डिवेंचर धारक किसे कहा जाता है, तो लेनदारों को कहते हैं क्या, कंपनी के डिवेंचर। नेक्स्ट हमारा, भारत के विनिवेश आयोग यानी डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन के प्रतिनिधित्व कौन थे, तो कौन थे, जीबी रामकृष्ण। अगला क्वेश्चन है, ऐसे लोग जो द्वितीयक बाजार की अपेक्षा प्राथमिक बाजार में निवेश करना पसंद करते हैं क्या कहलाते हैं, स्टैक कहलाते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचलन से क्या आशय है, तो आरबीआई द्वारा सरकार प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय से। ध्यान रखना है इसको भी। नेक्स्ट हम देखते हैं, मुद्रा बाजार यानी नियमन रेगुलेशन का व नियंत्रण कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, तो मुद्रा बाजार का नियमन व नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ध्यान रखना इसको भी। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1993 में रंगराजन समिति की नियुक्ति किसके लिए की गई थी, तो किसके लिए की गई थी, पूंजी विनिवेश के लिए। नेक्स्ट हमारा, S&P 500 किससे संबंधित है, तो बड़ी कंपनी के स्टॉक सूचक से। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है, मुंबई में। तो भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में।
ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के प्रवर्तक भारतीय स्टेट बैंक, SBI, LIC, GIC तथा IDBI हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये भी। अगला क्वेश्चन है BSA ग्रीनेक्स में कितनी कंपनियां सम्मिलित हैं, कितनी है, 25, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है शेयर बाजार में चलने वाले वृहद कारोबार को कौन सी संस्था नियंत्रित और विनियमित करती है, कौन करती है, सेबी। मुख्यालय कहाँ है, मुंबई। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना संसद पारित बीमा अधिनियम 1956 के तहत 1 सितंबर 1956 को की गई थी। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में। आपकी स्थापना की डेट जरूर ध्यान रखेंगे, LIC की एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा भारत के प्रमुख शेयर बाजारों में सार्वजनिक कारोबार कौन सा बाजार करता है, कौन करता है, राष्ट्रीय शेयर बाजार यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट हमारा इनसाइडर ट्रेडिंग से संबंध किससे है, शेयर बाजार से। अगला है एक्सचेंज शब्द किससे संबंधित, तो किससे है, बीमा से। नेक्स्ट हमारा विश्वसनीय प्रतिभूतियां, रिलायबल सिक्योरिटीज से क्या तात्पर्य है, तो ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो। अगला दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है, कहाँ पर है, मुंबई में। नेक्स्ट है भारत में ट्रेजरी बिल 3 परिपक्वता अवधियों के लिए अर्थात 91 दिन, 182 दिन, 364 दिन के लिए जारी किए जाते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय नकदी की समस्या किससे संबंधित है, तो डॉलर और अन्य दुर्लभ मुद्रा यानी हार्ड करेंसी की अनुपलब्धता से। अगला है भारत सरकार द्वारा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, जिसे हम क्या कहते हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA की स्थापना कब की गई थी, कब की गई थी, वर्ष अप्रैल 2000 में, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा किसान क्रेडिट कार्ड KCC की योजना कब प्रारंभ की गई, तो 1998-99 में, तो आपको ध्यान रखना है। मोस्टली 1998 ऑप्शन में दिया जाएगा, तो आपको 1998 ही ध्यान रखना है। अगला है RN मल्होत्रा समिति किस क्षेत्र से संबंधित है, तो बीमा क्षेत्र से। नेक्स्ट हम देखते हैं शाख निर्धारण के संबंध में भारत की सबसे पुरानी क्रेडिट रेटिंग संस्था कौन सी है, तो कौन सी है, क्रिसिल, वर्ष 1987 में इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट है क्रिसिल एक वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो अर्थव्यवस्था के साथ कंपनी की साख स्थिति का मूल्यांकन करता है। नेक्स्ट है भारत में कौन सी संख्या सहयोग निधियों का नियमन करती है, तो कौन करती है, संस्था, तो संख्या नहीं संस्था, सेबी करती, सेबी। मुख्यालय कहाँ, मुंबई में। सेबी अधिनियम, सेबी एक्ट किस वर्ष पारित हुआ, वर्ष 1992 में। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी दी गई, उनकी स्थापना और मुख्यालय दिया गया है। तो सबसे पहला इसमें दिया गया है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, तो यानी इसे हम शॉर्ट में कहते हैं S&P। तो इसकी स्थापना 1860 तथा 1941 में पुनर्संगठन की गई और न्यूयॉर्क में इसका यानी अमेरिका में इसका मुख्यालय है। अगला है मूडीज़, तो 1909 में इसकी स्थापना की गई और कहाँ पर है, न्यूयॉर्क अमेरिका में। अगला है फिच, तो इसकी 1914 में स्थापना की गई और न्यूयॉर्क एवं लंदन में इसका मुख्यालय है। अगला है कौन सी एकमात्र विदेशी कंपनी जो भारत में भारतीय डिपोजिटरी रसीद यानी इंडियन डिपोजिटरी रिसिप्ट IDR के रूप में सूचीबद्ध है, कौन है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। अगला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदक सूचकांक यानी सेंसरी इंडेक्स क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, सेंसेक्स। अगला क्वेश्चन है लंदन मनी मार्केट द्वारा लेबर लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट को कब तक समाप्त करने की घोषणा की गई है, वर्ष 2021 तक। लेबर को समाप्त करने कर उसके स्थान पर सोनिया यानी स्टर्लिंग ओवरनाइट इंटर बैंक एवरेज रेट का प्रयोग किया जाएगा, ध्यान रखना आपको। अगला है ISO 9001-2000 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला एवं विश्व का दूसरा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा सरकार ने बीमा व्यवस्था के नियमन के लिए किसका गठन किया है, बीमा नियामक विकास प्राधिकरण यानी RDA का। RDAI का गठन किस समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था, तो किसकी सिफारिशों पर के आधार पर किया गया था, मल्होत्रा समिति के आधार पर, मल्होत्रा समिति के सिफारिशों पर, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भारतीय पूंजी बाजार घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार ने किसे नियामक शक्तियां सौंपी हैं, किसे सौंपी हैं, सेबी को। अगला है निक्की किससे संबंधित है, टोक्यो जापान स्टॉक एक्सचेंज में अंशु मूल्य सूचकांक से, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं विश्व के प्रमुख संवेदी सूचकांक,
तो देश है और समृद्धि सूचकांक के बारे में दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन है? नास्डाक। ब्राज़ील का बोबिस्पो। ऑस्ट्रेलिया का ऑल अंट्रीज। दक्षिण कोरिया का कोस्पी। चीन का संगाई कपोजिट। सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम्स। फ्रांस का CAC। जर्मनी का डेक्स। इटली का मिबटेल। जापान का निक्की। हांगकांग का हांगसेंग। ब्रिटेन का FTIC। तो इन सबको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं एवं सुविधाएं प्रदान करने के बदले सरकार द्वारा नागरिकों से जो शुल्क लिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? टैक्स कहा जाता है। तो हम टैक्स के बारे में देखने वाले हैं इसमें। तो भारत में आयकर सर्वप्रथम कब लगाया गया था? 24 जुलाई 1860 को। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, कब लगाया गया था? 24 जुलाई 1860 को। भारत में प्रत्येक वर्ष 24 जुलाई को आयकर दिवस यानी इनकम टैक्स डे मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा, सरकार के आय के 3 सबसे बड़े स्रोत कौन से हैं? तो सबसे बड़े स्रोत वस्तु एवं सेवा कर 15%, आयकर 14%, निगम कर 13%। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला है, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने वाला मंत्रालय कौन सा है? तो कौन सा मंत्रालय है? वित्त मंत्रालय। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला है, कृषि आयकर सबसे पहले कहाँ और कब लगाया गया? तो बिहार में लगाया गया था वर्ष 1938 में। नेक्स्ट हमारा, शराब पर उत्पादन यानी एक्साइज ड्यूटी किसके द्वारा लगाया जाता है? तो किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। अगला है, संशोधित मूल्य वर्धित कर रिवाइज्ड वैल्यू एडेड टैक्स का संबंध किससे है? किससे? उत्पाद कर से। अगला है, किसी कर को लगाए जाने के पश्चात इसका वास्तविक भुगतान जिस बिंदु पर होता है वो क्या कहलाता है? तो उसे हम कहते हैं कराघात या इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले मूल्य वर्धित कर यानी वैल्यू एडेड टैक्स लागू करने वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। कब लगाया था? वर्ष 2005 में। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा बजट में न्यूनतम वैकल्पिक यानी MAT का समावेशन कब किया गया था? तो वर्ष 1996-97 में। नेक्स्ट है, सरकार ने आर्थिक विकास, निवेश तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से सितंबर 2019 में कंपनियों के लिए निगम कर के आधार पर 30% से घटाकर 22% कर दिया है। इसके अतिरिक्त इन कंपनियों को न्यूनतम वैकल्पिक MAT से भी छूट दे दी गई है। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत GST परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 279A के। नेक्स्ट हमारा, वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो किस प्रकार की संस्था है? अर्ध न्यायिक संस्था है। अगला है, कृषि जोत कर का सुझाव किस समिति और कब दिया गया था? तो KN राज समिति ने दिया था 1972 में। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा, पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेजुटी भुगतान की अधिकतम सीमा कितनी होती है? कितनी होती है? 10 लाख रुपए। अगला है, भारत में आयकर यानी इनकम टैक्स की शुरुआत किसने की थी? किसने की थी? जेम्स विल्सन ने। नेक्स्ट हमारा, वो कर जो क्रेता के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि नहीं करता है क्या कहलाता है? आयकर। निगम कर यानी कॉर्पोरेट टैक्स किस पर लगाया जाता है? तो घरेलू एवं विदेशी दोनों कंपनियों पर। इसको आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन पूछते हैं कि घरेलू पर लगाया जाता है या विदेशी कंपनियों पर लगाया जाता है। ध्यान रखना, दोनों पर लगाया जाता है। अगला पॉइंट है हमारा, अक्टूबर 2019 या उसके बाद स्थापित होने वाली 31 मार्च 2023 से पहले उत्पादन शुरू करने वाली कंपनियों के लिए निगम कर के आधार 25% से घटाकर कितना कर दिया गया है? 15%। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला, आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जानते हैं? कस्टम ड्यूटी या सीमा कर के रूप में। अगला है, आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत कर छूटों को समाप्त करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? केलकर समिति ने। नेक्स्ट हमारा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वित्त का प्रमुख स्रोत क्या है? क्या है? उपकर, शेष। नेक्स्ट हमारा, किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर आधार पर लगाया गया अन्य कर को उपकर या शेष कर, शेष टैक्स कहते हैं। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा, सेवा कर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क किस कर के श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट है, 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर NK सिंह को। अगला है हमारा, व्यक्तिगत रूप से तथा समाज के लिए हानिकारक वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाए जाने वाला कर क्या कहलाता है? सिन कर यानी सिन टैक्स। स्टाम्प शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी का आरोपण केंद्र सरकार करती है जो तथा संग्रहालय विनियोजन राज्य सरकारें करती हैं।
अगला है पहली बार सेवा कर किस वर्ष शुरू किया गया था? वर्ष 1994-95 में, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट हमारा वर्ष 2021-22 में केंद्रीय आय में केंद्रीय उत्पाद शुल्क का योगदान कितने प्रतिशत है? 8%। अगला है कर के ऊपर लगाया गया अतिरिक्त कर क्या कहलाता है? अधिभार या सुचार्ज। नेक्स्ट हमारा 15वें वित्त आयोग के अनुसार वितरण योग्य संसाधनों में राज्यों का हिस्सा कितना प्रतिशत है? 41%, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट हमारा 15वें वित्त आयोग ने केंद्र और राज्यों के बीच की हिस्सेदारी को 41% बनाए रखने की सिफारिश की है। यह राशि वर्तमान वितरण पूल में 42% के स्तर के समान ही है। इसमें जम्मू कश्मीर राज्य के विभाजन के पश्चात नए केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति के मद्देनजर 1% आवश्यक संयोजन भी किया गया है। अगला है आर्थिक मंदी के दौरान सरकार द्वारा कौन से कार्य किए जा सकते हैं? तो कर दरों में कटौती करना तथा सरकार की व्यय को बढ़ाना, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा मूल्य वर्धित कर यानी वैल्यू एडेड टैक्स वैट लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश, पूछ सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट हमारा भारतीय जीएसटी मॉडल किस उपभोग वैट मॉडल पर आधारित है? तो कनाडा के। नेक्स्ट हमारा किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था? तो फ्रांस ने। कब किया था? 1954 में। अगला क्वेश्चन है भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई को हम क्या मनाते हैं? जीएसटी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जीएसटी परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है तथा केंद्रीय राज्य मंत्री एवं राज्यों के वित्त मंत्री प्रतिनिधि जिन्हें नामित राज्य शामिल करे सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। नेक्स्ट हमारा काले धन को सफेद वैध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है। नेक्स्ट हमारा वर्ष 2012 में मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाने के उद्देश्य से कौन सा नया टैक्स लाया गया? तो एंजल टैक्स। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा नियम कर चोरी करने वालों की पहचान करता है? तो गार, जनरल एंटी एविडेंस रूल गार। अगला है लेफर वक्र यानी लेफर कर्व क्या प्रदर्शित करता है? कर से। अगला क्वेश्चन है राजस्व की प्राप्ति और कर की दर के मध्य संबंध को क्या कौन करता है? लेफर वक्र। अगला है प्रत्यक्ष करों की प्रवृत्ति कैसी होती है? प्रगतिशील कर की। अगला है अप्रत्यक्ष कर की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो प्रतिगामी प्रवृत्ति के। भारत में मूल्य वर्धित कर किस समिति की अनुशंसा पर लागू किया गया? तो असीम दास गुप्ता समिति के। नेक्स्ट हमारा विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है? तो विवादित कर राशि भुगतान करने से। नेक्स्ट हमारा भारत में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर सुधार के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन है? आरजे चलैया थे, इन्हें आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेज सीबीडीटी का गठन कब किया गया? तो कब किया गया था? वर्ष 1963 में। नेक्स्ट हमारा इष्टतम करोपण यानी ऑप्टिमल टैक्सेशन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? रैमसे ने, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट हमारा अनुत्पादक कर किसे कहते हैं? तो आप प्रत्यक्ष करों को क्या कहते हैं? अनुत्पादक कर। अगला वैट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एबॉन सीमेंस ने। कब किया था? वर्ष 1918 में। अगला आय की वृद्धि के साथ कर की वृद्धि होना किस प्रकार का करोपण का विशिष्ट गुण है? तो प्रगतिशील करोपण। नेक्स्ट हमारा समसामयिक कर की श्रेणी में कौन से कर आते हैं? तो उपकर एवं अधिभार, तो आप इसे को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा भारत में संपदा कर, संपत्ति व उपहार कर लगाने का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? प्रोफेसर किल्डार ने। नेक्स्ट हमारा केलकर समिति किससे संबंधित है? तो प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करोपण के सुधार से। नेक्स्ट हमारा मोडबेट तथा सैंडबेट किससे संबंधित है? किससे? केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। अगला राज्य स्तर पर बैट किस कर के स्थान पर लागू किया? बिक्री कर के स्थान पर क्या लागू किया गया? बैट। नेक्स्ट हमारा बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स या फ्रिंज बेनिफिट टैक्स कब प्रारंभ किए गए थे? तो कब किए गए थे? वर्ष 2005-06 में। अगला है करदाताओं की पहचान हेतु स्थायी खाता संख्या पैन का स्थान पर करदाता पहचान संख्या टिन प्रारंभ करने का सुझाव किस समिति ने दिया गया था? तो किसने दिया था? प्रोफेसर राजा जे चलैया समिति ने। ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट हमारा बजट। तो बजट सरकार का सर्वप्रथम वित्तीय दस्तावेज है जो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की आय एवं व्यय का एवं आर्थिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा बजट किस प्रकार का लेख पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट है? तो सरकार की राजकोषीय नीति का। अगला क्वेश्चन है भारतीय बजट का प्रणेता फादर ऑफ बजट ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? जेम्स विल्सन को।
सबसे पहले इन्होंने ही बजट पेश किया था। नेक्स्ट हमारा, भारत का प्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया? तो 18 फरवरी 1860 को। किसने किया था? जेम्स विल्सन ने। ध्यान रखना आपको। अगला है, भारतीय संविधान सरकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत सार्वजनिक बजट बनाने की अधिकारिता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 112 के। अगला है हमारा, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था? तो R.K. षणमुगम शेट्टी ने। तो इन्होंने स्वतंत्र भारत के बाद, भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद पहला बजट किसने पेश किया? इन्होंने। और जो सबसे पहले बजट किसने पेश किया? तो जेम्स विल्सन ने। तो दोनों क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है और आपको देख के टिक करना है क्या पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा, भारत में बजट की स्थिति को प्रस्तुत किया जाता है? तो प्रतिवर्ष 1 फरवरी को। अगला है, भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट हमारा, हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट व्यय की सबसे बड़ी मद कौन सी है? तो ब्याज भुगतान। नेक्स्ट हमारा, भारत में बजट का राजस्व अनुमान किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतरिम बजट किसने कब प्रस्तुत किया? पहला अंतरिम बजट किसने प्रस्तुत किया था? मोरारजी देसाई ने वर्ष 1962-63 में। नेक्स्ट हमारा, भारत में सार्वजनिक व्यय का योजनागत एवं गैर योजनागत व्यय के वर्गीकरण को कब समाप्त किया गया? तो कब समाप्त किया गया? वर्ष 2017-18 आपके बजट से। अगला है, भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? राजीव गांधी ने। ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन है, शून्य आधारित बजट का जनक पीटर ए पॉयर को माना जाता है। सर्वप्रथम वर्ष 1973 में अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत में जीरो बेस्ड बजटिंग को अपनाया गया। बाद में अमेरिका के संघीय बजट 1979 में भी अपनाया गया। भारत में इसे सर्वप्रथम वर्ष 1987-88 के आम बजट में लागू किया गया था। ध्यान रखना आपको ये भी। अगला है हमारा, रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? तो किसने की? विवेक देवराव समिति ने। नेक्स्ट हमारा, भारत में सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन है? तो मोरारजी देसाई ने। अगला है, निष्पादन बजट यानी परफॉर्मेंस बजट की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो किससे ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक समीक्षा यानी इकोनॉमिक सर्वे को तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो वित्त मंत्री। ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन है, सरकार की आय व्यय ऋण करोपण से संबंधित क्रियाएं राजकोषीय नीति यानी फिजिकल पॉलिसी कहलाती हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे। भारत में राजकोषीय नीति को कौन निर्धारित करता है? वित्त मंत्रालय करता है। नेक्स्ट हमारा, राजकोषीय नीति के 4 मुख्य पक्ष क्या हैं? तो संसाधनों का आवंटन, आय का वितरण, आर्थिक स्थिरता तथा आर्थिक विकास। तो ये सब राजकोषीय नीति के 4 प्रमुख पक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में सबसे अधिक योगदान किसका है? तो राजकोषीय घाटे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1920-30 की वृहद मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग करने का सुझाव किसने दिया था? प्रोफेसर जॉन मेनार्ड कीन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति यानी लॉन्ग टर्म फिस्कल पॉलिसी की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो बीपी सिंह द्वारा। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रावधान अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित किया गया? तो वर्ष 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति किस मद से की जाती है? तो घरेलू उधारों से। अगला क्वेश्चन है, राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट एवं प्रबंधन अधिनियम FRBM एक्ट भारत में कब पारित किया गया? तो वर्ष 2003 में। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान का सम्मिलित कर लिया जाए तो वो किसके बराबर होता है? राजकोषीय घाटे के। अगला क्वेश्चन है, ऐसा व्यय जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में पूंजी या संपत्ति का सर्जन नहीं होता क्या कहलाता है? राजस्व व्यय। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार को बजट घाटों का घटता हुआ सही क्रम क्या है? तो राजकोषीय घाटा सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद अगम घाटा, फिर प्रारंभिक घाटा। नेक्स्ट हमारा, निवर्ग योजना का उद्देश्य क्या है? तो उच्चतर निर्यात ऋण वितरण। ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान घटाने से प्राप्त प्रतिफल को किस घाटे की संज्ञा दी जाती है? तो प्राथमिक घाटे की। अगला क्वेश्चन है, किस वित्तीय वर्ष में जब कुल राजस्व प्राप्तियां कुल राजस्व व्यय से कम हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं राजस्व घाटा यानी कि रेवेन्यू डिफिसिट। अगला क्वेश्चन है, राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों का सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर क्या प्राप्त होता है? तो प्रभावी राजस्व घाटा। अगला क्वेश्चन है, प्रभावी राजस्व घाटा
किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो किसके द्वारा करते हैं? लोका समिति यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के द्वारा। नेक्स्ट हमारा, संसद में बजट संबंधी प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया करने की नीति को कटौती प्रस्ताव या पब्लिक कट प्रपोजल कहा जाता है। ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट हमारा, भारत में परिणामों बजट पहली बार किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो वर्ष 2005 में। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिए पेश की गई आम बजट को क्या कहा जाता है? तो ब्लैक बजट। आपको ध्यान रखना है। शून्य आधारित बजट, जीरो बेस्ड बजट को किस अन्य नाम से जानते हैं? सूर्यास्त बजट या सनसेट बजट। अगला क्वेश्चन है, जय जमा बीमा क्रेडिट कार्ड निगम को जमाकर्ता के लिए जमा राशि बीमा के दायरा बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 5 लाख रुपये। ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट हमारा, वित्त मंत्री किस विधेयक के द्वारा नए करों का रोपण वर्तमान कर ढांचे में सुधार कर या उसी रूप में अनुमोदित करने का प्रस्ताव रखते हैं? तो वित्त विधायक द्वारा। अगला, विनिर्माण क्षेत्र में नई कंपनियों के लिए निगम कर की दर कॉर्पोरेट को कम करके किस स्तर पर लाने का निर्णय किया गया है? तो 15%। अगला क्वेश्चन है, किसी वित्तीय वर्ष में बजटीय व्यवहारों से उत्पन्न राजकोषीय घाटे की पूर्ति के लिए अतिरिक्त बाहर दोनों स्रोतों से प्राप्त किए गए ऋण को क्या कहते हैं? सार्वजनिक ऋण। नेक्स्ट है हमारा, केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार भारत में कितने टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा की है? 7। ध्यान रखना आपको। अगला है हमारा, बजट 2021-22 के अनुसार बीमा कंपनियों की स्वीकृति प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा कितनी निर्धारित की गई है? तो कितनी की गई है? आपको फ्रेंड्स ध्यान रखना है, 74%। अगला है, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 के बजट में वित्त विधायक के माध्यम से भारत की आकस्मिकता निधि ₹500 करोड़ से बढ़कर 30,000 करोड़ कर दिया गया है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा का मूलभूत विषय क्या है? तो सेविंग लाइफ्स एवं लाइवहुड्स। बजट 2021-22 में स्वास्थ्य और कल्याण परिवार विषय में वर्ष 2021 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो 137% की। अगला है, राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी का आरंभ किस वर्ष से माना जाता है? तो वर्ष 1936 से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वित्तीय वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में रक्षा बजट का अंश कितना रखा गया है? 3,47,000 करोड़। अगला क्वेश्चन है, जब सरकारी व्यय वृद्धि के कारण निजी व्यय अथवा निवेश में कमी होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? क्राउडिंग आउट प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, किस वित्तीय केंद्रीय बजट में प्रभावी राजस्व घाटा पेश किया गया? तो वर्ष 2011-12 बजट में। ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजकोषीय घाटे की अवधारणा को वर्ष 1985 में सुकमय चक्रवर्ती समिति ने प्रस्तुत किया था। अगला है, राजकोषीय नीति ने अपना प्रभाव किन उपायों एवं उपकरणों के प्रयोग से उत्पन्न करती है? तो बजट, कर, सार्वजनिक व्यय तथा ऋण से। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक मंदी के दौरान राजकोषीय नीति के अंतर्गत कौन सा उपाय अपनाया जाता है? तो क्या किया जाता है? करों में वृद्धि की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा किस दर पर स्थिर रखा गया है? 6.8% पर। तो फ्रेंड्स, इस बजट को वैसे पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2022 का जो 22-23 का बजट आएगा आप उस पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट हमारा, भारत में बजट घाटे को पूरा करने के लिए ट्रेजरी बिल प्रणाली को कब समाप्त किया गया? तो 31 मार्च 1997 से। नेक्स्ट हम देखते हैं कृषि संबंध क्षेत्र के बारे में। तो कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। कृषि एवं संबंधित क्षेत्र से तात्पर्य खेती, मत्स्य पालन, पशुपालन, बागवानी आदि से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कृषि किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो राज्य सूची के अंतर्गत है, 7वीं अनुसूची में है। अगला है, केंद्रीय बागवानी संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो नागालैंड में। अगला है, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो प्रोफेसर LM दंतवाला की। अगला है हमारा, कृषि मूल्य आयोग का नाम परिवर्तित करके कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP कब किया गया? वर्ष 1985 में। नेक्स्ट हमारा, कृषि मूल्य आयोग एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1965 में। ध्यान रखना आपको। एवं अगला क्वेश्चन है, कृषि लागत एवं मूल्य CACP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या कितनी है? तो 20। ध्यान रखना ये भी। नेक्स्ट हमारा,
भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उस संबंधित क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 17.8%। अगला क्वेश्चन है, भारत के कृषि साख एग्रीकल्चर क्रेडिट की संस्थागत स्रोत का घटता हुआ क्रम क्या है? सबसे पहले वाणिज्यिक बैंक, फिर सरकारी बैंक, फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो ये घटता क्रम है इसका। अगला क्वेश्चन है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की संस्तुति वर्ष कितनी बार की जाती है? 2 बार। ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं की शीर्ष संगठन कौन सा है? तो नेफेड। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि श्रम शक्ति को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। लगभग 60% लोगों को कृषि और श्रम शक्ति रोजगार देता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021-22 में भारत सरकार ने संपूर्ण वित्त वर्ष हेतु कुल कृषि साख वृद्धि का लक्ष्य 16.5 लाख करोड़ निर्धारित किया है। ध्यान रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। अगला है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज, वाणिज्यिक फसलें सम्मिलित हैं। नेक्स्ट हमारा, राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो वर्ष 2008 में। ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि कहलाती है? तो सीमांत जोते कहलाती है। गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत की कौन अनुमानित करता है? तो आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति। नेक्स्ट हमारा, भारत में विश्व कृषि संगणना कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम कृषि संगणना फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस वर्ष 1970 में की गई थी। तत्पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल 3 चरणों में कृषि संगणना संपन्न कराई जाती रही है। ध्यान रखना ये भी आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा लागू की गई थी? तो किसके द्वारा लागू की गई थी? कर्नाटक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय के वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण परिवारों में कृषि में विनियोजित परिवारों का प्रतिशत कितना है? तो 57.8%। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना का पोषण भारत में किस अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रदायी अधिकरण के द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? विश्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट हमारा, भारत सरकार ने किस लिए कीमत स्थिरीकरण कोष प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड की स्थापना का निर्णय लिया है? तो चाय, कॉफ़ी, रबड़, तंबाकू कीमतों को स्थिर रखने हेतु। नेक्स्ट हमारा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो वर्ष 2007-8 में। अगला है, कृषि लागत और कीमत आयोग कमीशन एग्रीकल्चर फॉर कॉस्ट एंड प्राइस CACP वर्तमान में न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कुल 22 फसलों के मूल्य की घोषणा करता है, किंतु ये 24 फसलों पर लागू होती है। अगला है, भारत में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन NFED किससे संबंधित है? तो कृषि विपणन से। ध्यान रखना ये भी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चारागाह में चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? झांसी में। सरकार खाद्य पदार्थों का क्रय किस मूल्य पर करती है? तो अधिप्राप्ति मूल्य पर। नेक्स्ट, कृषि क्षेत्र में सार्वत्रिक वृद्धि किस 5 वर्षीय योजना में हुई? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में। ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, खाद्यान्न की अधिप्राप्ति वितरण भंडारण करने वाली नोडल एजेंसी कौन सी है? तो भारतीय खाद्य निगम FCI। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? लखनऊ के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ष 1987 में भारत के कृषि वैज्ञानिक हरित क्रांति के जनक प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को प्रदान किया गया था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूमि विकास बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाले कृषि ऋण को प्रकृति होती है, कैसी होती है? दीर्घकालिक। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल लगभग कितना होता है? तो कितना होता है? आपको ध्यान रखना है 14.21 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की औसत फसल गहनता एवरेज क्रॉप डेंसिटी लगभग कितनी है? तो 139%। भारत सरकार ने किसानों की आय कब तक दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है? वर्ष 2022 तक। अगला क्वेश्चन है, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार कृषि के सहकारिता विभाग द्वारा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम कब आरंभ किया था? तो वर्ष 2011-12 में। जनसंख्या का दबाव, प्रचंड बेरोजगारी, भूजोत का छोटा आकार भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का मुख्य कारण है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो मैसूर में है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट हमारा, कृषि उत्पादन में लकड़ी के हलों के स्थान पर लोहे के हलों का प्रयोग पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी विकृति का उदाहरण है।
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो निर्यात योग्य कृषि उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है, कृषि उत्पादन मूल्य में नकदी फसलों का योगदान कितना % है? 40% है। अगला, एशिया का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ पर है? गेतल सूद रांची में। आप ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपके सामने प्रमुख कृषि संस्थान दिए गए हैं और उनके स्थान दिए गए। तो राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग बोर्ड कहाँ पर है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक में। भारत डेयरी निगम राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद में है। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। भारतीय कन्या प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है। फ्रेंड्स, इन सब की मैंने अपनी चैनल पर ट्रिक बना रखी है, तो आप ट्रिक से देख सकते हैं, ट्रिक से आसानी से याद रख सकते हैं। अगला, केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान कुर्ग में है। कॉफ़ी अनुसंधान के चिकमंगलुरु में। नेक्स्ट हमारा जूट कृषि संस्थान कहाँ पर है? बैरकपुर में। अगला, केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद में। टिड्डी चेतावनी संगठन जोधपुर में है। कृषि विपणन व निरीक्षण निदेशालय फरीदाबाद में। राष्ट्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में है। केंद्रीय चारा बीज एवं उत्पादन फॉर्म हैसरघट्टा में है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला अल्मोड़ा में है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर में। ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है, लघु किसान कृषि व्यापार नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद में। डिजीज इन्वेस्टिगेशन लेबोरेटरी कहाँ पर है? पुणे में। पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैविक संस्थान कोलकाता में है। पशु चिकित्सा जीव विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में है। पशु स्वास्थ्य संस्थान जालंधर में। पशु चिकित्सा जैविका गुवाहाटी में है। राष्ट्रीय पटसन एवं संबंधित रेशे अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है। भारतीय प्राकृतिक रेजन एवं गम संस्थान रांची में है। फ्रेंड्स, ये था एनसीईआरटी सार संग्रह बुक का भारतीय इकोनॉमी का पार्ट नंबर 2। आई होप आपने इसे सब क्वेश्चन को देखा होगा। फ्रेंड्स, इस बुक में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इन्हें कर लेते हैं तो उम्मीद करता हूँ आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, या फिर कोई यूपी का एग्ज़ाम हो या अदर स्टेट का एग्ज़ाम हो, तो आप इसे कर लेते हैं तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब हमारा इंडियन इकोनॉमी का पार्ट नंबर 3 और आएगा और ये इंडियन इकोनॉमी इस बुक की ख़त्म हो जाएगी, तो आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ इंडियन इकोनॉमी से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।